Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Clad classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, फिर से एक बार स्वागत है MSCET के इस 501 क्वेश्चन की सीरीज में. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो, वी विल डू आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. तो चलिए ध्यान से देखिएगा. प्रिंसिपल कहता है, नेबर प्रिंसिपल क्या कहता है? अ पर्सन इज लायबल इफ दे हार्म हिज नेबर. अ नेबर इज वन हुज एक्शन अफेक्ट अनदर. समझ रहे हो? कह रहा है कि एक पर्सन अपने उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जिसकी वजह से उसके नेबर को कोई ना कोई नुकसान पहुंचता है. यहां नेबर का मतलब हमारे घर के पास रहने वाला पड़ोसी नहीं है. नेबर का मतलब है एनी पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय माय एक्ट, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं. वन इज लायबल ओनली फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस. तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस के लिए वो लायबल होगा. X manufacture a food item and sell his food item to Y, a wholesaler. Y appoint Z, a retailer, to retail these items. Z sell the food item to a consumer who after eating them fall ill. X is liable to the consumer because of, देखो क्या कह रहा है, चेन बना दिए, एक X, Y, Z और यहां पर आ गया आपका कंज्यूमर. ध्यान से समझना बेटा. एक्स ने सामान बनाया, वाई को बेचा, वाई ने आगे जेड को सप्लाई किया, जेड ने कंज्यूमर को बेचा है. तो अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंज्यूमर है वो कंपनसेशन ले सकता है क्या एक्स से? क्यों आप इसमें से कौन सा रीजन सेलेक्ट करना चाहेंगे? तो देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस हैं, एक्स और कंज्यूमर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को खत्म करो. ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के पास पहुंच सकता. द कंज्यूमर इज द नेबर ऑफ एक्स. सी ऑप्शन सही है कि जो भी आप सामान बनाओगे वो अगर डायरेक्टली किसी को अफेक्ट कर रहा है तो ऐसे केस में यहां पर वो आपका नेबर है और आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा. अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम कंसिस्ट इन मेकिंग चॉइस आउट ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव्स. फ्रीडम का मतलब है कि दो ऑप्शन में से या उससे ज्यादा ऑप्शन में से आप अपनी मर्जी से कोई चूज कर लो. एवरीवन हैज फ्रीडम टू स्पीक और दूसरी फ्रीडम है बोलने की आजादी. X says his freedom to speech includes freedom not to speak. X assertion is, X कहता है कि जो मुझे बोलने का अधिकार दिया गया है उसमें मुझे चुप रहने का अधिकार भी शामिल है. तो क्या X का जो ये मानना है, X की जो ये थिंकिंग है, क्या आपके हिसाब से रॉन्ग है, राइट है, या फिर रॉन्ग बिकॉज द फ्रीडम टू स्पीक कैन नॉट मीन फ्रीडम नॉट टू स्पीक, राइट बिकॉज X मेन ऑप्ट टू स्पीक और नॉट टू स्पीक? बिल्कुल सही ऑप्शन है डी कि ये एक्स की चॉइस है. बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि उसको बोलना ही कंपलसरी है, आप चुप भी रहिए, ये भी बोलने के अधिकार में शामिल है. अगला क्वेश्चन, अ मास्टर इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट, विकेरियस लायबिलिटी. अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अ सर्वेंट ओनली इफ देयर इज अ रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ही एक्ट अंडर द ऑर्डर एंड ऑन बिहाफ ऑफ मास्टर. मास्टर जिम्मेदार होगा सर्वेंट की हरकतों के लिए. सर्वेंट उस पर्सन को ही कहा जाएगा जो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में हो किसी और के, और जो वो काम कर रहा था वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, मतलब उसके ऑर्डर पर कर रहा था, उसके डायरेक्शन में कर रहा था. X bank launched a saving scheme for poor section of the society and the customer can deposit rupees 10 per day. Y, an unemployed youth, collected money from several customers and on behalf of them deposited into the bank every day. The bank gave to Y a small commission. After some time, Y disappeared without depositing the money given by the customer. The customer bring a suit alleging that the bank is liable. समझ गए ना खेल क्या हो रहा है? एक्स नाम का एक बैंक था जिन्होंने गरीबों के लिए एक स्कीम अलाउड की कि आप रोज के 10 रुपए भी जमा करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं. अब 10 रुपए लेकर कौन इतना दूर जाएगा? तो यहां पर वाई नाम का एक आदमी अपॉइंट किया गया. देखो अपॉइंट है कि नहीं पहले यह पढ़ते हैं.
Why an unemployed youth collected money from several customers on behalf of them, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो यहां पर ये क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा डाउट पैदा हो रहा है। वाई पैसे जमा कराता था, एक दिन अचानक गायब हो गया सब पैसे लेकर बिना बैंक में जमा कराए। अब वो लोग चाह रहे हैं कि बैंक हमें कंपनसेशन दे। तो देखो, द बैंक इज लायबल बिकॉज इट पेड कमीशन टू वाई, द बैंक इज लायबल बिकॉज वाई वॉज देयर सर्वेंट, द बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज वाई वॉज नॉट देयर सर्वेंट। देखो अच्छे से समझना बेटा, यहां पर कभी भी बैंक ने अपॉइंट नहीं किया था वाई को, कभी भी अपॉइंट नहीं किया था। अगर बैंक का ऑथोराइज्ड पर्सन होता ना वाई, तो वो उन सभी लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक को उठानी पड़ती। वाई पैसे कलेक्ट करके लेकर आता था और बैंक से कहा कि मैं जमा करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वो। तो बैंक ने उसे थोड़ा बहुत कमीशन दे दिया कि चलो ठीक है। लेकिन यहां बैंक का ऑफिशियली लेटर ये नहीं बताता कि वाई को बैंक ने अपॉइंट किया था, तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल देखिए। एक्स प्रोपाउंड द प्रिंसिपल दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड ऑलवेज स्पीक लाइज। एक्स ने एक बात बोली या ये धारणा बिठा ली अपने मन में कि दुनिया का हर पर्सन झूठ बोलता है। X want to know whether this principle is logically true or false। अब X आपसे ये जानना चाहता है कि ये चीज जो मेरी धारणा है वो सच है या गलत है। तो लॉजिकली द प्रिंसिपल में बी ट्रू। एवरीवन इन द होल ऑफ दिस वर्ल्ड डज नॉट ऑलवेज स्पीक लाइज। लॉजिकली X इज ऑल्सो स्पीकिंग लाइज। एवरीवन इज बेसिकली एन ऑनेस्ट पर्सन। तो 254 का ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब ध्यान से सुनना। तो ये कह रहा है कि मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से समझना, ये थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन आ गया है। एक्स कह रहा है कि मैं कह रहा हूं दुनिया के सारे लोग झूठ बोलते हैं, होल वर्ल्ड सब लोग झूठ बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि मेरा ये जो प्रिंसिपल मैं जो प्रोपाउंड कर रहा हूं वो सच है आपकी नजरों में, या फिर आपकी नजरों में वो चीज झूठ है। तो होल वर्ल्ड में एक्स भी शामिल आ गया। अगर एक्स खुद मान रहा है कि सारी दुनिया झूठ बोलती है तो मतलब एक्स भी झूठ बोल रहा है, तो यहां पर लॉजिकली तो एक्स भी गिल्टी ऑफ लाइज है, वो भी झूठा आदमी है। समझ रहे हो ना? समझे पॉइंट को? समझे? मजा आया ना? अगर कोई पर्सन कहे कि मेरे मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग झूठ बोलते हैं और वो आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो मेरी धारणा है, मेरा जो प्रिंसिपल है वो सच है या झूठ है आपकी नजरों में, तो आप बताओ मेरे मोहल्ले में रहने वाले, मतलब मैं भी मेरे मोहल्ले में ही रहता हूं ना, तो मैं भी तो झूठ ही बोल रहा हूं। समझ रहे हो? तो लॉजिकली वो झूठ हो गया। क्वेश्चन है, whosoever enter into or upon the property in possession of another person with intent to commit an offense or to intimidate or annoy any person। तीन चीजें हैं। जो कोई भी किसी और की प्रॉपर्टी में, जो उसके पोजेशन में है, जानबूझकर ऑफेंस करने के इरादे से घुसता है, इंटीमेट करने के मतलब इंट्रोड्यूस करने से, इंड्यूस करने से, अनॉय उसको गुस्सा दिलाने के पर्पस से उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी में घुसता है, एंड रिमेन्स देयर विथ इंटेंट देयर बाय टू इंटीमिडेट और अनॉय अनदर पर्सन और विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। तो जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी और की प्रॉपर्टी में घुसता है और वहीं पर रहता है, तो उसने कौन सा गुनाह किया है? क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। ठीक है। The accused entered at night into a house to carry on intimate relation with an unmarried major girl on her invitation and information that her family members are absent। तो एक पर्टिकुलर अक्यूज है, वो किसी के घर में घुसता है क्योंकि उसको एक अनमैरिड मेजर गर्ल ने ये इनविटेशन दिया कि उसके घर में कोई नहीं है, आ जाइए। However, he was caught by अंडर बिफोर ही कुड गेट अवे, भागने से पहले ही पकड़ा गया। इज द अक्यूज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास? क्या वो पर्टिकुलर पर्सन क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए गिल्टी होगा?
गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास एज ही अनॉयड द अंकल, उसके अंकल ने पकड़ा। गिल्टी बिकॉज ही एंटर द हाउस टू कमिट अ क्राइम अगेंस्ट द गर्ल, गर्ल के अगेंस्ट क्राइम करने के पर्पज से घुसा था। गिल्टी बिकॉज नो वन शुड एंटर इनटू द हाउस ऑफ अनदर एट नाइट, किसी और के घर में कोई भी नहीं घुस सकता, इसीलिए क्रिमिनल ट्रेसपास है। नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, तो सही ऑप्शन होगा डी। क्यों? देखो यहां पर कोई ऑफेंस करने के इरादे से नहीं घुसा था। अगर वो बच्ची माइनर होती तो फिर भले ही उसके कहने पर भी वो जा रहा है, फिर भी वो रेप कमिट करता। तो यहां ऑफेंस नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंटिमिडेट नहीं कर रहा है और ना ही किसी को गुस्सा दिलाने के पर्पज से जा रहा था, वो उसके इन्विटेशन पे आया था, तो उसने क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं किया है। क्वेश्चन है, एन एडवोकेट इज बाउंड टू एक्सेप्ट एनी ब्रीफ इन द कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स और बिफोर एनी अथॉरिटीज इन और बिफोर विच ही प्रपोज टू प्रैक्टिस एट अ fee consistent with his standing at the bar and the nature of the case। कोई भी पर्टिकुलर एडवोकेट है वो इस बात के लिए लायबल है कि वो एक्सेप्ट करे किसी भी प्रकार की कोर्ट की ब्रीफ या ट्रिब्यूनल से मिली हुई जो ब्रीफ है, बिफोर एनी अदर अथॉरिटीज इन और बिफोर विच ही पजेस टू प्रैक्टिस एट अ फी कंसिस्टेंट विद हिज स्टैंडिंग एट द बार एंड द नेचर ऑफ द केस। तो नेचर ऑफ केस पर्टिकुलर उस जिसको भी वो जानकारी मिली है, जो वो मानना चाहता है या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कोई भी केस लड़ रहा है, तो उसके सामने वो ब्रीफ करे कोर्ट को। यू आर एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड स्पेशलाइजिंग इन क्रिमिनल लॉ। You are approached by a Pakistani national who has been convicted of serious terrorism and murder charges by the Delhi High Court। अब यहां पर आप एक एडवोकेट हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, स्पेशल हो आप किसके? क्रिमिनल लॉ के। ध्यान से समझना। अब यहां पर यू अप्रोच बाय अ पाकिस्तानी नेशनल, एक पर्टिकुलर पाकिस्तान का आदमी है, उसके बिहाफ पर आप कोर्ट में पहुंचे हो और उस पर्टिकुलर पर्सन पर दिल्ली हाई कोर्ट के सीरियस टेररिज्म और मर्डर के चार्जेस हैं। He wants you to represent him before the Supreme Court। वो चाहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको रिप्रेजेंट करो। He is willing to pay any fee you may quote, और जो भी आप पैसा मांगोगे वो देने को तैयार है। However, you have a serious moral objection to taking up this case since it concerns the security of the country। लेकिन आपके पास में एक मॉरल ऑब्जेक्शन है क्योंकि ये बात जो है वो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो आपको अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। यू कैन रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट द टेररिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ योर स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्जेक्शन। इट इज अनफेयर टू फोर्स अ लॉयर टू आर्ज अ केस अगेंस्ट हिज मॉरल बिलीफ। तो कह रहा है कि आप उस केस को मना कर दो क्योंकि ये आपके सिद्धांतों के खिलाफ है और किसी भी पर्टिकुलर लॉयर को उसकी मर्जी के बिना उसके सिद्धांतों के खिलाफ केस लड़ने को मजबूर नहीं किया जा सकता। You can refuse to represent the terrorist on account of your strong moral objection. It would be unfair to the client if his lawyer does not believe in his case strongly। कि सर आप मना तो कर रहे हो लेकिन ये गलत बात मानी जाएगी क्योंकि अगर क्लाइंट ने आप पर भरोसा जताया है तो आप उसको मना कैसे कर सकते हो। You are under an obligation to accept the case because the principle make no exception for advocate having moral objection। तो यहां पर अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है अगर आपके पास में मदद मांगने को आया है क्योंकि आप एक वकील है, वो चाहता है कि आप उसको प्रोटेक्ट करें, तो मॉरल ऑब्जेक्शन हमारे प्रिंसिपल में कहीं पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर? तो आपको वो केस लेना चाहिए। क्वेश्चन है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग शैल बी रिलीज ऑन बेल or in own bond unless the court is satisfied that there are reasonable ground for believing that he is not guilty of offense and that he is not likely to commit any offense while on bail। कह रहा है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जो अक्यूज्ड है नार्कोटिक ड्रग्स वाले केसेस में, उसको बेल नहीं मिलेगी, ना ही उसके खुद के किए हुए बॉन्ड के साइन के आधार पर उसको हम कोर्ट से रिहा करेंगे, जब तक कि कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड पे यह सेटिस्फैक्ट्री कंपोजिशन नहीं मिल जाए कि हाँ आपको फंसाया गया है इस केस में, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, या फिर कोर्ट को आप ये यकीन दिला दो कि बेल मिलने के बाद आप इस तरीके का कोई दूसरा क्राइम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? अच्छे से समझना। माइकल इज अक्यूज्ड ऑफ पजेसिंग कमर्शियल क्वांटिटीज ऑफ कोकीन। उसके पास कमर्शियल क्वांटिटी थी कोकीन की। ये पॉइंट याद रखना, मतलब जिससे बिजनेस किया जा सके, अ नार्कोटिक ड्रग, which is an offense. However, he has not yet been arrested by the police. He moved the relevant court for anticipatory bail, praying that he should not be arrested for the alleged offenses.
पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन उसको डर लगा तो वो कोर्ट के पास पहुंच गया और वो कोर्ट के पास जाके कह रहा मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दो। The court find a good case for a grant of anticipatory bail. However, the court is not ready to state that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense. कोर्ट के पास में प्रॉपर रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है। बिलीव तो कर रही है कोर्ट के दे देनी चाहिए बेचारे को, लेकिन ग्राउंड्स नहीं है। The court is not bound by the given principle because the principle speak of release of a person on bail, thus implying that it does not apply to case of anticipatory bail। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां पर हमने ये कहा है, प्रिंसिपल कहता है अगर किसी को अरेस्ट कर लिया बाद में बेल देने के लिए आपको रीजनेबल ग्राउंड्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल के लिए तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर सकती है। क्वेश्चन है, the appeal by candidate or his agent or by any other person with the consent of candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language shall be a corrupt practice। अगर कोई भी इलेक्शन का कैंडिडेट है या उसके कोई एजेंट है, अगर वो लोगों से कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को वोट नहीं करना चाहिए आपको क्योंकि इसका धर्म अलग है, जाति अलग है, वगैरह 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 फालतू की बातें, तो वो क्या करता है, करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि सही नहीं है कानून की नजरों में। मिस टिक्कू, अ कैंडिडेट फ्रॉम द क्रांतिकारी पार्टी, सेज टू हर वोटर, वोट फॉर मी बिकॉज यू आर ऑल क्रिश्चियन एंड योर इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड बाय मी। अब वो धर्म के आधार पर वोट मांग रही है, समझ रहे हो ना। तो मिस टिक्कू इज गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिस बिकॉज शी इज अपील टू रिलीजन। Miss Tikku is not guilty of corrupt practice because she has appealed neither to her own religion nor to another candidate। तो यहां पर उसने देखो, उसने कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं की है। नंबर एक, ना तो उसने किसी और के रिलीजन को उल्टा पुल्टा बोला, ना ही उसने खुद के रिलीजन को मुद्दा बनाकर दूसरों से वोट चाहे हैं। उसने सामने वाले पार्टी के जो वोटर्स थे उनसे ये अपील की है। तो ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल में ऐसा लिखा ही नहीं है। Whoever intending to dishonestly take any movable property out of the possession of any person without person's consent move that property in order to such taking is said to commit theft। नॉर्मल सी बात है, जो कोई भी जानबूझकर बेईमानी से किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी इधर उधर करना चाहता है, लेकर जाना चाहता है उसकी पोजीशन के खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ, तो वो क्या करता है, चोरी करता है। R owns an antique watch but he is unsure of its value। उसको पता नहीं था कि वैल्यू क्या है। She took it to the jeweler Y for a free valuation that was offered by Y। Y took the watch home instead of valuing it and does not provide any explanation। ठीक है, वो घर ले गया और उस टाइम उसने कुछ नहीं बताया। R enters Y home, push Y to one side and retrieves her watch by force। Has R committed theft। तो यहां पर उसने वैल्यूएशन नहीं बताया, उसके घर चला गया घड़ी देखने के लिए और उसको धक्का देकर वहां से वो बाय फोर्स वॉच एज वन साइड एंड रिट्राइव्स हर वॉच, और उसके हाथ से खींच ली। क्या उसने चोरी की है? यस, बिकॉज आर टुक द वॉच आउट ऑफ वॉइस पोजेशन। यस, बिकॉज आर अनलॉफुली एंटर्ड वाइज होम। यस, बिकॉज आर असॉल्ट वाई। अब देखो एक बात बताओ, यहां पर अभी तक वो उस पर्टिकुलर, देखो, इंटेंडिंग टू डिसऑनेस्टली टेक एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो सर यहां बेईमानी कहां है? यहां तो सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है ना। और वो लड़की ने ज्वेलर्स को अपनी कंसेंट से अपने घर में बुलाया, उसके हाथ में वॉच रखी थी, तो यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर? Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense in relation to that property or intimidate, insult or annoy any person in possession of such property said to commit criminal trespass। पहले भी पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। H entered his friend L's property because it was adjoining C's home। From L's garden, H shouted insult and tried to intimidate C। C seeks to sue for criminal trespass। एच जो है वो एंट्री मारता है अपने फ्रेंड के घर एल की प्रॉपर्टी में, बिकॉज इट वॉज एडजॉइनिंग सीज होम। अब वो सी के घर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। फ्रॉम एल्स गार्डन, तो एल के गार्डन से एच जो है वो जोर जोर से चिल्लाता है, इंसल्ट करता है किसकी? सी की। अब सी जो है वो चाहता है कि मैं इसके ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास का केस फाइल करूं।
H committed criminal trespass, L committed criminal trespass, H did not committed criminal trespass। सही जवाब है, क्योंकि वो तो अपने दोस्त की प्रॉपर्टी पर खड़ा है, भले ही आपकी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी पर अभी तक आया नहीं है, उसने कोई तरीके का कोई ट्रेसपास नहीं किया। क्वेश्चन है, whoever gives a gratification to any person with the object to inducing him or any other person to exercise any electoral right or rewarding any person for having exercised any such right commit the offense of bribery। जो कोई भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को ग्रेटिफिकेशन के लिए, उसको उकसाने के लिए, उस पर्सन को इंड्यूस करता है किसी और पर्सन को, और ऐसा कोई काम निकलवाने के लिए उसको इनाम देने का वादा करता है या देता है, तो उसने क्या किया है? ब्राइबरी, घूसखोरी का काम किया है। Mr. T, candidate for election, decide to visit rural household as a part of an election campaign। Mr. T जो इलेक्शन का कैंडिडेट है और वो गांव वालों के घरों में जाना चाहता है इलेक्शन कैंपेन के लिए। He visited a household where an elderly man A required an immediate but extremely expensive life-saving medical procedure। अब वो जो पर्सन है एक पर्टिकुलर किसी घर में जाता है और वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति है और वो कहता है कि बहुत मेरी दवाई का खर्चा है वगैरह वगैरह, वो सब बोलता है। तो अब यहां पर क्या हुआ? मिस्टर टी गेव मनी टू द फैमिली फॉर द ऑपरेशन, उसने पैसे दे दिए। व्हाइल लीविंग ही ड्रू द फैमिलीज अटेंशन टुवर्ड्स हिज पार्टी सिंबल, और जाते जाते उसने अपनी पार्टी के सिंबल की तरफ उसने अटेंशन दिलवाया फैमिली को। देखो याद रखना, इलेक्शन में भूलना मत। इन लाइट ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन, हैज मिस्टर टी कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, क्या उसने घूसखोरी का अपराध किया है, रिश्वतखोरी का अपराध किया है? मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई इनाम देना या देने का वादा करना अपना काम निकलवाने के लिए। यस, ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। एब्सोल्युटली राइट आंसर सर। देखो कोई भी काम हो, मॉरल हो इमोरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते, वो घूसखोरी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, whoever caused death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with knowledge that is likely by such act to cause death commit the offense of culpable homicide। जो कोई भी जानबूझकर किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने के इरादे से या किसी को बॉडी इंजरी करने से, जबकि उस बात को उसको पता है, इंटेंशन है प्लस नॉलेज भी है, लेकिन उसको ये है लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब चांसेस थोड़े कम है, गारंटी वाली मौत नहीं कर सकता। P was hunting in a small forested area which he knew to be inhabited by villagers and frequented by other hunters in a large number। P जो है वो हंटिंग एरिया में है और उसको छोटे एक जंगल में जाता है, which he knew to be inhabited by villagers, उसको पता है कि यहाँ आसपास गांव वाले आते रहते हैं और दूसरे शिकारी भी आते रहते हैं। His friend did not know that other person were likely to be present in the area। उसके दोस्त जो है, उसका P का जो फ्रेंड है, उसको नहीं पता था कि यहाँ आसपास कोई आदमी हो सकता है। P wagered with his friend that he could hunt without using his visual senses। P ने शर्त लगाई उस अपने दोस्त से कि वो विजुअल सेंसेस के बिना, मतलब देखने के बिना भी शिकार कर सकता है। P put on a blindfold and hearing some result leaves shot multiple time killing 3 people in the process। Has P committed culpable homicide? तो यहां पर P ने अपने आंखों पर पट्टी बंधवा ली और अपने फ्रेंड को बोला, देखो बिना देखे भी मैं शिकार करके बता सकता हूं तुझे। तो अब ऐसे केस में पी ने मल्टीपल गोलियां चलाई और 3 लोग जो है उन गोलियों का शिकार हो गए। देखो यहां पर सवाल यह है कि हमें पता था कि किसी को मार सकते हैं क्योंकि आसपास गांव वाले रहते हैं, आसपास दूसरे हंटर भी आ सकते हैं, तो उसने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस किया है, क्योंकि वो गारंटी नहीं थी, किसी पर्टिकुलर पर्सन को इरादे से मारने के लिए नहीं गया था। Fraud includes the suggestion as a fact of that which is not true by one, does not believe it to be true, or the active concealment of fact by one having knowledge or belief of the fact with intent to deceive another party or her agent to enter into the contract। फ्रॉड का मतलब है किसी को सजेशन देना किसी फैक्ट के बारे में जिसके बारे में हमें पता है कि वो चीज सच नहीं है, या फिर हम खुद उस पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, और या फिर किसी फैक्ट को छुपा लेना जिसके बारे में हमें नॉलेज है कि सामने वाले को ये फैक्ट बता देना चाहिए, और ये सब काम हम कर रहे हैं धोखा देने के इरादे से ताकि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। क्लियर? Wind-On Limited is a leading manufacturer of wind turbines to harness wind energy to produce electricity. It is based out of Nagaland in India
and has been manufacturing wind turbines since the early 1990s with national and international fame. वाइंड लिमिटेड जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वाइंड टर्बाइंस की, है ना, वो पंखे होते हैं ना बड़ा, हाँ बिल्कुल, पवन चक्की, और बहुत इंटरनेशनल लेवल पर उसने नाम कमाया है। जेड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज अ लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन अ बिल्डिंग एनर्जी इंस्टॉलेशन एंड हाईवेज अक्रॉस इंडिया। अब वो जो जेड जो लिमिटेड है वो बिल्डिंग एनर्जी का काम करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, हाईवेज का काम करती है। जेड इंफ्रास्ट्रक्चर वांटेड टू एक्सपांड इट्स पोर्टफोलियो एंड ऑपरेट अ वाइंड एनर्जी पार्क टू सप्लाई क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। अब जेड को लगा मुझे और बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, बढ़ा लेना चाहिए, तो ऐसे केस में उसने वाइंड एनर्जी के ऊपर भी फोकस करना शुरू किया, जबकि ऑलरेडी मार्केट में कौन था, वाइंड लिमिटेड इस तरीके का काम कर रही थी। Representative from Wind On and Z Infrastructure carried out extensive negotiation advised by leading law firms and commercial advisory firm on both sides for the latter to establish a wind park in Odisha. अब यहां पर वाइंड लिमिटेड और जेड लिमिटेड जो है वो दोनों आपस में मिलते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बना सकते ना, पार्क तो नहीं बना सकते ऐसा, तो जेड को क्या चाहिए, वाइंड की हेल्प चाहिए, नेगोशिएशन होता है लॉ के अकॉर्डिंग। Z Infrastructure wanted Wind On to guarantee that the turbines will generate 54 lakh kilo hours of energy per turbine annually. तो यहां पर Z ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पार्क का काम करने का मौका दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इस बात की गारंटी देनी होगी कि 54 लाख किलोवाट वाली हॉर्स एनर्जी पर टर्बाइन से हर साल निकलेगी, या तुम इस तरीके की एनर्जी बना सकते हो। Wind On stated position was that generation of energy is dependent on availability of wind and they could not guarantee it. तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, एनर्जी बनाने का जो सारा सोर्स है वो हवा है, तो हम इस चीज को गारंटी नहीं देते कब हवा चले कब नहीं चले। However, they provide an estimate in a contract for supply of turbine that the turbine will be able to generate around 50 lakh kilowatt hour per turbine annually. उन्होंने 50 लाख की गारंटी दे दी। The turbine were supplied by Wind On and operated by Z Infrastructure in Odisha for over 2 years. सप्लाई किसने किया, वाइंड ऑन ने, और उड़ीसा में पार्क कौन चला रहा है, जेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड जेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंड दैट द एवरेज एनर्जी जनरेशन ऑफ ईच टर्बाइन केम टू अराउंड 35 लाख किलोवाट एनुअली। और उनको पता चल गया कि पिछले 2 साल से पार्क तो चला ही रहे कि भाई 35 लाख से ज्यादा की इसकी एनर्जी नहीं है। They were frustrated as the actual generation of each turbine was significantly lower than the generation estimated provided by the Wind On. उन्होंने estimation दिया था 50 लाख का, लेकिन उनको गलत लगा ये। They reached out to Lal and Company and leading dispute resolution law firm to understand if they could initiate action against Wind On for fraudulently representing the generation estimated of each turbine. You are a lawyer at a Lal and Company and were asked if Wind On had committed fraud by providing an inflated energy generation estimate. तो यहां पर अब आप लाल एंड कंपनी के एक लॉयर हो और आपको ये बताना है कि क्या जेड इंफ्रास्ट्रक्चर को ये मौका मिल सकता है वाइंड ऑन पर किसी भी प्रकार का कोई केस करने का। तो वापस एक बार समझ लो, फ्रॉड का मतलब है कोई सजेशन देना फैक्ट के रिगार्डिंग जो सच नहीं हो और जिसके बारे में हम खुद यकीन नहीं करते, या फिर कोई चीज छुपा लेना जिसके बारे में हमें पता है या हमें नॉलेज है कि ये चीज हम छुपा रहे हैं, और वो भी धोखा देने के पर्पस से। तो इस पूरे केस में आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये फ्रॉड हुआ है या नहीं। तो ये कह रहा है यस, एज वाइंड ऑन वाज एक्सपर्ट इन द वाइंड टर्बाइन बिजनेस एंड जेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलाइड ऑन इट्स एक्सपर्टीज एज अ न्यू एंट्रेंट इन द फील्ड। गलत जवाब, कि वाइंड तो एक्सपर्ट थी, उसने धोखा तो किया है। नो, as a Wind On clearly specified that the energy generation figure was merely and estimated and it could not provide a guarantee। तो सही जवाब होगा नो, उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, a bailment is the delivery of good by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned. The person delivering the goods is called the bailer. The person to whom they are delivered is called the bailee. Bailment का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी को कोई सामान देते हो, पर्पस पूरा होने के बाद आप वो सामान वापस वसूल कर सकते हो, उसके बदले में कुछ किराया विराया जो लगता है वो लगेगा। और बेलर और बेली 2 लोग होते हैं। ये तो हो गया अपना पहला प्रिंसिपल, ठीक है।
In all cases of bailment, the bailee is bound to take as much as care of the goods bailed to him as a person of ordinary prudence would, under similar circumstances, take of his or own good of the same bulk, quantity and value as the goods bailed. तो यहां पर बेली की जिम्मेदारी है कि जिसको वो सामान मिला है वो उस सामान की ऐसी तरीके से हिफाजत करे जैसे वो खुद के सामान की करता. Aparna entered into a contract with Gagan to keep her goods in his warehouse until she was able to find a suitable buyer for them. अपर्णा जो है वो गगन के पास पहुंचती है और गगन से रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने वेयर हाउस में मेरा सामान रख लो जब तक कि मुझे कोई खरीदार नहीं मिल जाता. गगन kept his own goods also at the same warehouse. गगन ने उसका सामान भी रख दिया. One night, certain thieves entered the warehouse and stole the goods of both Gagan and Aparna. It was discovered that even though Gagan had locked the main door, he had carelessly left the window open and that the thieves had entered through the open window. Aparna sued Gagan for damage as Gagan had failed to take due care of her goods. समझ गए ना पॉइंट को? बारी खुली रह गई थी, चोर आकर ले गए. Gagan is liable since he left the window open, which shows that he did not take care as much as care as a person of ordinary prudence. तो एक समझदार आदमी को जितनी केयर करनी चाहिए थी, एक नॉर्मल पर्सन जितनी केयर करता है वैसी उसकी केयर नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में वो लायबल होगा. अगला क्वेश्चन है, There are 4 stages of commission of any offense. Formation of intention, पहला स्टेज है इंटेंशन फॉर्मेट करना, फिर उसके लिए प्रिपेयर करना, अटेम्प्ट करना और लास्ट में है फाइनल ऑफेंस को अंजाम देना. तो ये 4 स्टेप है किसी भी ऑफेंस को करने के. The first 2 stages are not punishable, but the last 2 stages are punishable. The attempt to commit an offense is an offense in itself. तो पहला फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन और प्रिपरेशन, कभी भी कोई भी सजा नहीं मिलेगी इसके लिए आपको, लेकिन बाकी अटेम्प्ट करना या फिर उस अटेम्प्ट में भले ही आप फेल हो गए हो, अटेम्प्ट करना या फिर उस पर्टिकुलर काम को अंजाम दे देना, ये दोनों ही क्या है आपके लिए punishment है. Second principle है, in order to be designated as an attempt to commit an offense, the act or series of act done must be sufficiently proximate to the accomplishment of the intended offense. वो सारा जो attempt हो रहा है, कह रहा है attempt जो है ना वो इतना sufficient लगना चाहिए कि हाँ ये particular person इस इरादे से ये काम कर रहा था. Sachin bought a matchbox and lit a match near a haystack. He was about to light the haystack on fire and commit the offense of arson. However, before he could do the same, he realized that someone was secretly recording a video of him. Fearing that he would be easily caught, he extinguished the match. Sachin is prosecuted for the attempt to commit arson. तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जानबूझकर लाइट लगाने से आग लगाकर माचिस लगाने की तैयारी कर रहा, मतलब आग लगाने की तैयारी कर रहा था मैच बॉक्स से. सडनली उसे रियलाइज हुआ कि कोई मेरा छुपकर वीडियो बना रहा है और उसने लाइट बंद कर दी, मैच बॉक्स बंद कर दिया आग बुझाने की, मतलब आग लगी नहीं, एरसन मतलब वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता था किसी की प्रॉपर्टी को. अब ऐसे केस में हुआ तो नहीं उससे कुछ, फिर भी उसको प्रोसिक्यूट किया गया. सचिन इज नॉट गिल्टी, गलत जवाब. सचिन इज गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड अटेम्प्ट टू एरसन एज लाइटिंग द मैच वाज द penultimate act before the commission of intended offense. Sachin is not guilty, ये भी गलत है, ये भी गलत है. Sachin is guilty of having committed attempt to arson since there is a sufficient proximity between the act of lighting the match and the intended offense of arson. तो यहाँ पर पूरे इरादे से आया था, कमिटमेंट हुआ नहीं या कर नहीं पाया तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपने पूरी कोशिश की थी, इसके लिए आप ऑफेंस में पकड़े जाओगे. Double jeopardy. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than one. Double jeopardy का मतलब है कोई भी आदमी एक ही गुनाह के लिए 2 बार पकड़ा नहीं जाएगा. ठीक है. Arun was a government employee working in the examination and admission department of Indian Institute of Science and Technology. IIST में काम करता है. The best engineering college in India. Arun was accused of having leaked the entrance examination paper to Kamlesh for a heavy bribe. Disciplinary proceedings were initiated against Kamlesh by IIST, wherein he was found guilty and as a penalty he was removed from the involvement. तो अब यहाँ पर अरुण के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो गए क्योंकि उसको ये सबूत मिले थे डिपार्टमेंट को कि इसने एंट्रेंस पेपर के एग्जाम लीक किए हैं, कमलेश को बेचे हैं बहुत बड़ी पैसे लेकर.
Thereafter, a criminal case was registered against him for having committed the offense of cheating by leaking the entrance paper. Arun take the defense that the criminal prosecution is not permitted by the principle of double jeopardy. पहले तो इस तरीके का काम हुआ, अब दूसरा केस उसके ऊपर फाइल किया चीटिंग का। तो ऐसे केस में अरुण कह रहा है कि मेरे ऊपर दूसरी बार उसी गुनाह के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। The principle of double jeopardy will not apply as the disciplinary proceeding by IIST cannot be termed as a prosecution since they were mere departmental proceeding and not criminal prosecution. अरुण को पहले डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया, पहली सजा। अब डिपार्टमेंट वाले चाहते हैं कि उसके ऊपर केस करे कोर्ट में, तो अरुण कह रहा है कि आपने निकाल तो दिया, पहली सजा तो मिल गई, दूसरी सजा क्यों दे रहे हो? तो वहां पर वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी, उनके इंटरनल अफेयर्स का मैटर था, कोर्ट में तो अब वो पहली बार पहुंचेगा, तो इस पर डबल जेओपार्डी का केस नहीं लगेगा, अरुण अपने कंटेम्पलेशन में फेल हो जाएगा। Nuisance shall be defined as a use of land in a manner that cause unreasonable interference with another enjoyment of their land. It is no defense to claim of a nuisance to say that the plaintiff knew of the interference that would be caused. न्यूसेंस के बारे में इसका मतलब है किसी और की जमीन पर आप पर्टिकुलर कोई भी हरकत करते हो, अपने यहीं पर खड़े होकर, उसकी जमीन पर आप नहीं जा रहे हो, लेकिन आपकी वजह से वो अपना एंजॉयमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहा, और डिफेंस भी नहीं मिलेगा टू अ क्लेम ऑफ न्यूसेंस टू से दैट द प्लेंटिफ न्यू द इंटरफेरेंस दैट वुड बी कॉज। कि सर सामने वाले को पता था कि मेरे हाथ से ऐसी हरकत हो रही है, उसको ये बात पता थी, तो अब उसने फिर भी मुझे नहीं रोका, तो फिर मुझे कैसी सजा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? द विलेज ऑफ Sandipur has a centuries old cricket ground which is owned by Sandipur Cricket Club and hosts matches between local team every week. It is the only sport ground in the village and serves a critical source of recreation of the villagers. ठीक है, एक ही सोर्स है, उसमें ग्राउंड एक ही है और लोगों को अच्छा बनाने के लिए रिक्रिएशन ऑफ द बच्चों को। Mr. and Mrs. XYZ purchase a home right on the edge of cricket grounds boundary. उन्होंने वहां पर एक घर खरीदा। Balls from cricket matches frequently fall into their residence garden, अक्सर गार्डन में आ जाती थी, and have caused severe damage to their window. खिड़कियां अक्सर टूट जाती थी। They have unsuccessfully tried to request the cricket club to install nets around the part of the boundary that is adjacent to their home. तो उन्होंने कहा, बहुत बार क्रिकेट वालों से कहा, क्लब वालों से कि यार प्लीज जाली लगवा लो ताकि हमारा फालतू में नुकसान नहीं हो। They seek to claim nuisance against the Sandipur Cricket Club. अब उन्होंने न्यूसेंस का केस फाइल कर दिया कि बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम लोगों को, तुम लोगों की हरकतों की वजह से हमारे रोज का एंजॉयमेंट खत्म हो रहा है। Mr. and Mrs. X will be unsuccessful because it is their fault they purchase a home on the edge of cricket ground. Further, the cricket ground is important for recreation. कह रहा उन दोनों मियाँ बीवी की गलती है, क्यों लिया क्रिकेट ग्राउंड के पास में घर और क्रिकेट ग्राउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Mr. and Mrs. XYZ will be successful because use of cricket ground is causing unreasonable interference with their enjoyment of their home. Further, the cricket club cannot claim that the Mr. and Mrs. X brought trouble on their head. तो ये ऑप्शन सही होगा। कहीं पर भी घर खरीदने का अधिकार है, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन वो सॉवेरेन एक्ट नहीं है, देश की सुरक्षा के और इतने इंपॉर्टेंट मामले नहीं है, तो ऐसे केस में वो कंप्लेंट नहीं कर सकते। मतलब क्रिकेट वालों को ये बात समझनी होगी कि हमारी वजह से किसी और के पर्टिकुलर एंजॉयमेंट ऑफ लैंड को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, when an offer is accepted by a person to whom it is made, it becomes a promise, but this promise will become legally binding only when the acceptance of the offer is unconditional. पर्टिकुलर पर्सन जब ऑफर देता है, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, प्रॉमिस बन जाता है, लेकिन ये प्रॉमिस जो है सामने वाले के ऊपर लीगली बाइंड तभी होगा जब आपका एक्सेप्टेंस जो है वो अनकंडीशनल हो, बीच में कोई तोड़ मरोड़ कर किसी प्रकार की कंडीशन नहीं जोड़ी हुई होनी चाहिए। Ram make offer to sell his house to Shyam for 50 lakh. Shyam accept offer but want to pay the price of the house in 5 quarterly installment. Condition डाल दी। Ram does not agree to it. Thereafter Shyam agreed to pay the price of the house in the way as originally desired by the Ram. बाद में उसने मना कर दिया, तो अब यहाँ पर राम एग्री नहीं हुआ, तो श्याम को लगा हो ये तो पिघलेगा नहीं, तो श्याम ने कहा कि ठीक है मैं एक साथ तुझे 50 लाख देने को तैयार हूं। लेकिन अब राम जो है वो रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। क्या श्याम कंपेल कर सकता है कि मुझे घर खरीदना ही है, उसको बेचना ही पड़ेगा? देखो ध्यान से समझना, यहां पर प्रिंसिपल कहता है कि प्रॉमिस तभी जब अनकंडीशनल नहीं होना चाहिए, तो अनकंडीशनल हो, कंडीशन हो गई तो वहीं पर वो खत्म हो गया।
श्याम कैन कंपेल राम टू सेल, गलत। क्या श्याम दबाव डाल सकता है? नहीं। श्याम कैन कंपेल, गलत। श्याम कैन कंपेल, गलत। श्याम कैन नॉट कंपेल राम टू सेल हिज हाउस बिकॉज श्याम इम्पोज अ न्यू कंडीशन अबाउट पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द हाउस व्हाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर विच इज नॉट अल्टीमेट एक्सेप्टेड बाय द राम। तो जब एक बार खत्म हो गया मामला, अब दूसरी बार नए सिरे से अगर आप कोई भी पर्टिकुलर तरीके का कोई ऑफर देते हो, सामने वाले की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे नहीं भी करे, आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है। Generally, an agreement without consideration is not valid. Therefore, in order to make a valid agreement, some consideration which may have some value in the eyes of law, it is essential required. तो कह रहा है जनरली तो है ना, कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वैलिड नहीं होगा, तो कानून की नजरों में कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। विलियम हैज अ ओल्ड कार ऑफ विच ही मेक्स सेल्डम यूज। विलियम के पास पुरानी कार है, अक्सर उसको यूज करता है। ही वॉलंटरी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद स्मिथ टू सेल दिस कार फॉर ₹10,000। वो अपनी मर्जी से स्मिथ के साथ एग्रीमेंट करता है 10,000 रुपए में कार को बेचने की। Thereafter, one Anson approached William and offered to buy that car for ₹1 lakh as the car was one which Anson has been searching for long. अब एंसन नाम का एक आदमी आता है और विलियम को ऑफर करता है कि मैं तुझे 1,00,000 रुपए में ये कार खरीद लूंगा, बस किसी और को मत बेचना क्योंकि ये मेरी फेवरेट कार है, मैं कई टाइम से इसको ढूंढ रहा था। Now William want to cancel his agreement with Smith and refuse to deliver the car to him, saying that consideration for the car promised by Smith is negligible and therefore agreement with him cannot be said to be valid one. अब नाटक क्या कर रहा है? विलियम को लालच आ गया। विलियम ने कहा कि अरे यार तू तो बहुत कम पैसे दे रहा है, नहीं 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 ये ठीक नहीं है, कंसिडरेशन सही नहीं है। अब अच्छे से समझना, विलियम कैन कैंसल, गलत जवाब। विलियम कैन नॉट कैंसल हिज एग्रीमेंट विद स्मिथ एज द सेल ऑफ कार फॉर ₹10,000 वाज वॉलंटरी, अपनी मर्जी से हुआ था, एंड दिस प्राइस हैज सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। तो कानून की नजरों में ये सम प्राइस काफी है, विलियम कैंसल नहीं कर पाएगा किसी भी ग्राउंड पर। तो चलिए दोस्तों, in order to be eligible to appear in the semester examination, a student is required to attend under all circumstances at least 70% of the total classes held in the semester as per university rule. अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम में बैठना है तो 70% अटेंडेंस होनी चाहिए, ये यूनिवर्सिटी का रूल है। आनंद इकोनॉमिकली पुअर, थोड़ा गरीब बच्चा है लेकिन बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, LLB फाइनल सेमेस्टर का। while going to his university by cycle received some leg injuries in a road accident. Consequently, Anand could not attend his classes for 1 week as advised by the doctor for to taking rest. आनंद का एक्सीडेंट हो गया है जाते वक्त, लेकिन अब डॉक्टर ने उसको 1 हफ्ते की कम से कम रेस्ट करने की सलाह दी है, तो इस वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन कुछ टाइम के लिए कॉलेज नहीं अटेंड कर पाया। ड्यू टू दिस एब्सेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, Anand failed to have 70% attendance essential to appear in the exam and therefore he was debarred from the appearing in the exam by university authorities. Anand challenged this decision in the court of law. तो यूनिवर्सिटी ने उसको मना कर दिया एग्जाम में बैठने के लिए क्योंकि 70% अटेंडेंस आप भाई साहब की पूरी नहीं हो रही है। अब आनंद चैलेंज कर रहा है। आनंद विल सक्सीड, गलत जवाब। आनंद विल डेफिनेटली गेट फेवर, गलत जवाब। आनंद विल नॉट सक्सीड एज ही कुड वेरी इजीली फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन बाय बीइंग रीजनेबली रेगुलर इन द क्लास थ्रू द सेमेस्टर। अरे भाई साहब, 7 दिन की छुट्टी का डॉक्टर ने बोला था ना, बाकी के दिन आप कहां थे? इसका मतलब आप पहले से लापरवाही में थे, आप कॉलेज जाते ही नहीं थे, तो हम आपकी इसमें मदद क्यों करें? समझ गए? तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर क्वेश्चन आंसर्स ऑन द MSCT टॉपिक। तब तक लेटर बाय बाय, सी या।